नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान द्वितीय वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों होती है? इस संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ भी सामाजिक व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, वहाँ न्यायालय की आवश्यकता पड़ती ही है। और सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता को या न्यायालय की आवश्यकता को इंगित करते हुए गार्नर ने कहा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक संघ राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी संविधान बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो। यानी जहां हम समाज होगा, राज्य होगा, वहां आपसी विवाद अवश्य होंगे और इन विवादों का निपटारा करने के लिए एक न्यायालय की आवश्यकता होती है। और चूंकि भारत में तो संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता होती है कि संघीय शासन व्यवस्था जहां भी होती है वहां एक सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायालय की व्यवस्था अवश्यंभावी होती है। तो इसी संदर्भ में हम न्यायालय की आवश्यकता को कुछ बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। पहला बिंदु है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन संविधान के द्वारा होता है। संविधान की भाषा प्रायः अस्पष्ट रहती है, जिसके फलस्वरूप संघ व राज्यों में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इन विवादों का निर्णय संविधान के उपबंधों के अनुसार ही किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का व्याख्याता और अभिभावक होता है। अतः संघ व राज्यों इकाइयों के मध्य उत्पन्न विवादों के लिए न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायाधिकरण होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में चूंकि संघीय न्यायालय है, संघीय शासन व्यवस्था है, अतः सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता नितांत अवश्यंभावी है। न्यायालय की आवश्यकता को इंगित करने वाला दूसरा बिंदु यह है कि न्यायालय संविधान का संरक्षक और रक्षक होता है। संविधान के ऊपर ही न्यायालय के ऊपर ही संविधान का संरक्षण और उसकी रक्षा करने का दायित्व होता है। न्यायालय संघ अथवा राज्य सरकारों को संविधान का अतिक्रमण करने से रोकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ या राज्य सरकारों द्वारा मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से उसकी रक्षा करे। जैसा कि भारत के प्रथम न्यायवादी MC सीतलवाड़ ने कहा था कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार तथा उन पर लगाए गए प्रतिबंध बुद्धिमत्तापूर्ण तथा विवेकपूर्ण निर्णय चाहते हैं। न्यायालय पर मौलिक अधिकार की रक्षा का दायित्व है। साथ ही यह भी कि वे समाज के अधिकार तथा राज्य की सुरक्षा से असंगत न हो।
यानी मौलिक अधिकारों के संबंध में जो भी बदलाव किए जाते हैं व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, उन बदलावों की कसौटी न्यायालय के द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर की जाती है। और न्यायालय ये देखता है कि ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वह ना तो संविधान के विपरीत हो और ना ही इनके द्वारा समाज के अधिकारों का हनन हो और राज्य की सुरक्षा को भी कोई खतरा उत्पन्न न हो। इन सभी कसौटियों के आधार पर ही राज्य मौलिक अधिकारों में या संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन को स्वीकार करता है। न्यायालय की आवश्यकता को इंगित करने वाला अगला बिंदु है कि न्यायालय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य भी सामंजस्य स्थापित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। न्यायालय इन तत्वों व संस्थाओं के क्षेत्राधिकारों की भी व्याख्या करता है और उन क्षेत्राधिकारों में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। इसी प्रकार न्यायालय की आवश्यकता इसलिए भी है कि न्यायालय सार्वजनिक महत्व के जिन कानूनों तथा तथ्यों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जिन कानूनों या तथ्यों पर राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांगे, यह न्यायालय का ही दायित्व होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए विषयों पर न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श या अपनी राय दे। ये हुई न्यायालय की आवश्यकता के बिंदु, या हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हमने स्पष्ट किया। अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान प्रारंभ में किया गया था और यह भी व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई कि संविधान न्यायाधीशों की संख्या में संसद द्वारा समय समय पर कानूनों में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। 1985 के अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश निर्धारित की गई थी और इसमें पुनः संशोधन करते हुए 2008 में संसदीय विधि के द्वारा अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था है। यानी अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश होंगे, 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। न्यायालय की संरचना तथा उसके क्षेत्राधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में वर्णित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 के द्वारा किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब किसी न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय के सत्र आयोजन करने अथवा सत्र को चालू रखने हेतु गणपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए होती है।
उच्च तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता को पूरा करता हो। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद में ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तदर्थ ये हुई न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में नियम। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है, उस पर हम बात करते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता का निर्धारण करने का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना था और योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को सुनिश्चित करना था। अतः संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के या न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। ये योग्यताएं कौन कौन सी है? पहली है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए वह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसके द्वारा कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय या लगातार 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का वह न्यायाधीश रह चुका हो। यानी 5 साल तक उच्च न्यायालय या ऐसे ही किसी न्यायालय में 2 या 2 से अधिक बार न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अगला है कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय या लगातार 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में वह व्यक्ति कार्य कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेता हो या कानून का विशेषज्ञ हो। ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इस उपबंध को लागू करने का या इस उपबंध की व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि उन लोगों को भी सर्वोच्च न्यायालय की सेवाओं का लाभ प्राप्त हो या उन लोगों की सेवाओं से सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय लाभान्वित हो जो कि किसी कानून के विशेषज्ञ तो हो लेकिन वे किसी न्यायालय में सेवा नहीं करते हो। यानी ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय की सेवा से बाहर है लेकिन कानून के पारंगत और विशेषज्ञ है, ऐसे व्यक्तियों की योग्यताओं का लाभ न्यायालय को प्राप्त हो, इस हेतु यह प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अमेरिका के न्याय व्यवस्था से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसलिए इस हेतु राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय आवश्यक रूप से मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करे। चूंकि भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है, अतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति व्यवहार में मंत्रिमंडल के द्वारा की गई नियुक्ति होती है।
अतः ये भी संभावना थी कि इस प्रकार नियुक्ति संबंधी ये नियम अपनाते समय मुख्य न्यायाधीश पर दलगत राजनीति या कार्यपालिका के अतिरिक्त दबाव का सामना भी न्यायाधीशों को करना पड़ सकता है। अतः एक संतुलित दृष्टिकोण या संतुलित मार्ग अपनाते हुए यह व्यवस्था की गई कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों से परामर्श लेगा मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय जो कि उस संदर्भ में परामर्श देने के योग्य हों, ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति दलगत राजनीति और कार्यपालिका के राजनीतिक दबाव से मुक्त रह सके। ये हुई सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता के संबंध में चर्चा। उम्मीद है आपको सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और उनकी न्यायाधीशों की योग्यता और न्यायाधीशों की नियुक्ति समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।